देखिए बच्चों, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे। हम लोगों ने एक जो सरल रेखीय गति, कौन सी गति, सरल रेखीय गति, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, सरल रेखा में गति। तो एक सरल रेखीय गति के लिए हमने शुद्ध गति के समीकरण प्राप्त किए थे ना हमने, ठीक है। और किस चीज़ के लिए, जब हमारा एक्सेलरेशन एक समान हो, यानी कि हमने वहाँ ये माना था कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, यानी कि वो चेंज नहीं हो रहा है। आज हम क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे जो लास्ट वीडियो में करके आ चुके हैं, बस करने का तरीका चेंज हो जाएगा। मतलब ये कि अब हम यहाँ एक सरल रेखीय गति के लिए एक समान त्वरण हो, उसके लिए शुद्ध गति के समीकरण ही प्राप्त करेंगे, लेकिन किसके द्वारा, अवकलन विधि के द्वारा, यानी कि डिफरेंशिएशन मेथड के द्वारा हम क्या करेंगे, शुद्ध गति की समीकरण प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, और घर जाके इन्हीं डेरिवेशन को आपको खुद से भी करना है। ओके बच्चों, चलिए डायग्राम हमारा एज इट इज़ वही रहेगा जो लास्ट वीडियो में था, क्योंकि सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ करने का मेथड चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही चीज़ को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं ना। तो एक चीज़ ये देखिए, अगर वो एग्ज़ाम में आपको ये कहता है कि अवकलन विधि के द्वारा गति के समीकरण प्राप्त करिए, तो आपको फिर यही मेथड यूज़ करना है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि सरल रेखीय गति के लिए शुद्ध गति की समीकरण प्राप्त करिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो लास्ट वीडियो वाला डेरिवेशन भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो ये अवकलन डिफरेंशिएशन मेथड के द्वारा भी कर सकते हैं। वहाँ पर फिर आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए डायग्राम हमारा एज इट इज़, हमने एक वीटी कर्व ले ली है। ऑब्वियसली बात है भाई, त्वरण की बात करेंगे तो वीटी कर्व लेंगे, जहाँ ये जो ए बी है, एक सरल रेखा में गति हो रही है किसी पार्टिकल की कि जो ए से बी तक मूव कर रहा है, ठीक है। इनिशियली जब t बराबर 0, ऑब्वियसली ये t है तो यहाँ t बराबर क्या होगा, 0। जब t बराबर 0 है तो हमने माना कि पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है बच्चों, v0 है। और जब वो b पॉइंट पर पहुँच गया, यानी कि t बराबर t पर, ये पॉइंट क्या होगा, जब t बराबर t हो गया, t मतलब कोई भी टाइम, तो वहाँ पर इसकी वेलोसिटी को हमने कितना मान लिया है, स्मॉल v मान लिया है, ठीक है। अब और इसका त्वरण कितना है, इसका त्वरण है a, जो कि कांस्टेंट है, यानी कि एक समान है। बिल्कुल एज इट इज़ यही थ्योरी हमने लिखी है कि भाई जो डायग्राम में है हमने वही थ्योरी लिखी है। अब हम हमारा मेथड चेंज करेंगे, किसके द्वारा करेंगे, डिफरेंशिएशन मेथड के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अवकलन विधि के द्वारा एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गति की समीकरण हमें प्राप्त करना है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी में परिवर्तन की दर, यही तो होता है। ए जो होता है वो क्या होता है, dv ओवर dt होता है ना। यहाँ से कुछ मत करिए, dv की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो dv की जब हमने वैल्यू निकाली तो ये a इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ गया, a इंटू डी टी। अब ये यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट मत समझ लीजिएगा, ये यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं है, इंटू में ही लिखा गया है, ठीक है। चलिए, क्योंकि t आपका क्या होता है, स्केलर, और a होता है वेक्टर, और डॉट जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा दो वेक्टर्स के बीच लगता है, और क्रॉस भी दो वेक्टर्स के बीच। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे अपना कॉमन सेंस यूज़ करिएगा। ये यहाँ डॉट है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ओके। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमारी जो वेलोसिटी है वो डायग्राम से बताओ कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, v0 से v चेंज हो रही नहीं हो रही है, देखिए v0 से लेके v तक जा रही है ना। और टाइम भी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, t बराबर 0 से t बराबर t तक जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसके दोनों पक्षों का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। इनके दोनों पक्षों का हम इंटीग्रेशन करेंगे। हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, तो इंटीग्रेशन के ऊपर हमें लिमिट लगानी होती है ना। यहाँ नीचे तो रखते हैं इसकी प्रारंभिक लिमिट और ऊपर रखते हैं इसकी अंतिम लिमिट। तो v0 से लेके v तक ये हो गया dv, समझ में आया, इक्वल्स टू टाइम। अब देखो ए आपका कांस्टेंट है, क्योंकि हम कांस्टेंट ए के लिए ही ये काम कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं ना। तो कांस्टेंट जो भी राशि होती है वो डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन, दोनों से ही कांस्टेंट को बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। अभी हम निकाल लेंगे ए को बाहर, तो केवल किसका इंटीग्रेशन होगा,
dt का, तो इसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी, t बराबर 0 से t बराबर t। अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है, वैसे तो आप लोग 12th क्लास में मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे इनके बारे में, ठीक है, लेकिन फिजिक्स में ये चीज़ हर जगह यूज़ आती है, ठीक है, इसीलिए हम इनको पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन को भी और डिफरेंशिएशन को हम पढ़ेंगे इतना कि हमारे फिजिक्स में हमारा काम चल सके। मतलब यहाँ हम ओनली फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट इनके रूल्स पढ़ेंगे। बाकी इन फॉर्मूला का जो डेरिवेशन होता है कि ये फॉर्मूला ऐसे निकल के आया, ये आप 12th में मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। तो आपको तो अभी फॉर्मूले याद करना है, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऊपर भी आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हमने ए को बाहर निकाल लिया, क्यों, क्योंकि ए हमारा कांस्टेंट है, अचर यानी कि कांस्टेंट है। चलिए, जब ए बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, देखो यहाँ ऐसे बचा है, ये ओनली डीवी है, ठीक है, यानी कि इस डीवी के आगे कोई भी क्वांटिटी नहीं है, तो हम 1 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, 1। अब आपको 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है ये वाला। जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसे आप याद ही कर लीजिए। अगर t की पावर n हो, क्या हो, t की पावर n हो और dt हो, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है और लिमिट है t1 से t2। तो इसकी एक पावर को बढ़ा दीजिए और जितनी ऊपर पावर है उतनी ही पावर से नीचे भाग कर दीजिए और फिर लिमिट लगा दीजिए, यानी कि t की पावर n dt होगा t की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 और लिमिट लग जाएगी t1 से t2। अब हमारे पास यहाँ पे 1 है, ठीक है, कुछ ही नहीं है। अब हम इस 1 को ऐसे लिख सकते हैं, भाई हमें v का, यहाँ ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये अगर dt है तो यहाँ t का ही इंटीग्रेशन होगा, यहाँ v है तो बताओ मैं इस 1 को v की पावर 0 लिख दूँ, क्योंकि आपको पता है कि किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, होती है नहीं होती है, होती है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, v की पावर 0 लिख दिया। अब बताओ ये फॉर्मूला वर्क करेगा नहीं करेगा, बताओ ये फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। ये देखो n की जगह आप कंपेयर करिए, n की जगह आ गया 0, तो इस फॉर्मूले में n की जगह 0 पुट कर दीजिए, t की जगह v पुट कर दीजिए, तो कितना आ गया, करिए यहाँ से, ये आ गया v की पावर 0+1 डिवाइडेड बाई 0+1 और लिमिट क्या है हमारी, v0 से v की पावर 0+1 को हम क्या लिख सकते हैं, v और नीचे 1 और लिमिट क्या लग गई, v0 से v लग गई ना, ये सब स्मॉल में है, ठीक है। अब आप लिमिट रखोगे तो बताओ यही आएगा नहीं आएगा। अब देखो लिमिट कैसे रखते हैं ये भी थोड़ा सा सीख लीजिए। लिमिट पहले आप फॉर्मूला रख के पूरा सॉल्व कर लीजिए इंटीग्रेशन को, बाद में लिमिट रखी जाती है। तो लिमिट रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि जो ऊपर होती है वो पहले आती है, बीच में माइनस का साइन आता है और फिर आती है लोअर लिमिट। तो यहाँ आप जब इसमें लिमिट रखोगे तो पहले अपर लिमिट रखोगे तो v0, ठीक है, सॉरी v, ऊपर v है तो कितनी आ गई, ओनली v, नीचे क्या है, अब देखेंगे माइनस और फिर लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है मेरी, v0, तो v की जगह आप क्या रखोगे, v0। तो बताओ ये चीज़ आई नहीं आई। हमेशा याद रखिए लिमिट रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। और ये यहाँ पे v0 से v था, ओके, तो अपर लिमिट है v, माइनस लगा दिया, लोअर लिमिट है v0, ठीक है, दोनों को रख दिया। तो बताओ ये चीज़ आई नहीं आई। तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है, एक बार वापस समझ लीजिए, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ आपके लिए नई है तो थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम होएगी। देखो फॉर्मूला होता है ये, फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर्मूले में हमें सिर्फ क्या करना है, जब भी आपको dv के आगे 1 मिल जाए तो जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसी की पावर 0 लगा दीजिए, क्योंकि आप v की पावर 0 करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 1 हो गया 1। चलिए अब इस फॉर्मूले को इस चीज़ को इस फॉर्मूले से कंपेयर कर लीजिए। t की जगह आ रहा है v, dv की जगह dt और लिमिट है हमारी v0 से v। अब t की पावर यानी कि v की पावर n की जगह कितना है 0, तो 0+1 डिवाइडेड बाई 0+1 लिमिट लग जाएगी v0 से v और फिर इसको खोल दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख लीजिए चाहे। बाकी हम जब पढ़ेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तब हम वहाँ पे भी इसको लिखेंगे, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं अच्छे से, मैं वापस से इसको लिख देती हूँ। हमेशा लिमिट को आपको ऐसे ही खोलना है, ओके।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ साइन माइनस ही आएगा, प्लस नहीं आएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया लिमिट को खोलने का तरीका। तो अब आपको ये स्टेप आई होप समझ में आ गई होगी कि ये कैसे आई। सिमिलरली ये आप खुद करेंगे। अब ये आपके लिए होमवर्क है, जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। वही फॉर्मूला लगाना है, अपर माइनस लोअर लिमिट करना है और इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग करिएगा और ए की जगह ए एज इट इज़ रहेगा। ये आपका होमवर्क है, आप खुद से इसको करेंगे सेम एज इट इज़ इसकी जैसे होगा। ठीक है, चलिए तो अब देखो v माइनस वी नोट बराबर आ गया। यहाँ से एक स्टेप लिख सकते हैं, v माइनस वी नोट बराबर आ गया है a इंटू टी, और ज़ीरो से जब a गुणा होगा तो ज़ीरो होगा। अब देखो कुछ जानी पहचानी से इक्वेशन नज़र आई क्या? अरे गति की फर्स्ट इक्वेशन यही तो थी, v बराबर वी नॉट प्लस ए टी, यही थी ना। तो यहाँ से ये बताओ आया नहीं आया? कुछ नहीं किया, वी नॉट को इधर ले गए तो v बराबर आ गया वी नॉट प्लस ए टी। तो बताओ हमें डिफ्रेंशिएशन, भाई हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन वगैरह का मेथड तो काम में लिया है कि a हमारा dv ओवर dt था, वो डिफ्रेंशिएशन फॉर्म ही तो थी। तो डिफ्रेंशिएशन मेथड के द्वारा फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ चुकी है ना। चलिए अब हम निकालेंगे सेकंड और थर्ड इक्वेशन। बहुत ईजी है, बस डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए। अब देखो आपको क्या निकालना है। हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, हमारे विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है। तो v बराबर होता है dx ओवर dt। अब की बार हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आ गया v dt। ठीक है, चलिए वापस से वही दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन ले लीजिए। यहाँ इंटीग्रेशन ले लिया, यहाँ भी ले लिया। ये x नॉट है, s नहीं है, x नॉट। ओके, हम मान के चलेंगे कि हमारी जो वस्तु है वो प्रारंभ में x नॉट स्थिति पर है और फिर लास्ट में कहाँ पहुँच गई है, x पे। याद करिए लास्ट वीडियो, वहाँ हमने तीनों इक्वेशन को अगर प्रारंभिक स्थिति x नॉट हो तो उसमें चेंज किया था ना। यहाँ हम शुरू से ये चीज़ लेके चल रहे हैं कि प्रारंभ में हमारी वस्तु है x नॉट पे और अंत में कहाँ पहुँच रही है, जब अंत कंडीशन पे पहुँच रही है तो वहाँ पर उसका विस्थापन कितना है, x है। t की लिमिट, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओनली dt है तो जो चीज़ होती है उसी की लिमिट लगाते हैं। ठीक है, तो t की लिमिट क्या होगी, 0 से t। लेकिन आपका क्या v कांस्टेंट है? नहीं, हमने कोई ये थोड़ी कहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं ना। तो अब की बार आप इंटीग्रेशन से v को बाहर नहीं निकाल सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाई इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो आपको v को चेंज करना पड़ेगा। तो अब देखो कैसे चेंज करेंगे। इक्वेशन दो कौन सी है, ये वाली जो हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली है, यहाँ से v की वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए यहाँ से मैंने v की वैल्यू पुट कर दी। जब आपने पहली वाली ये जो टर्म है इसको सॉल्व किया, ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगी जैसे अभी हम सीख के आए उसी फॉर्मूले से। ठीक है, यहाँ 1 है तो आप x की पावर 0 मानेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप x माइनस एक्स नोट पे पहुंच जाएंगे। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, अब देखो v बराबर था, हमने जो फर्स्ट इक्वेशन निकाली वो था v बराबर वी नॉट प्लस ए टी, ये था। तो v की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, वी नॉट प्लस ए टी इंटू डी टी। अब देखिए इसको खोलिए, एक स्टेप और लिख सकते हैं। यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो वी नॉट इंटू टी प्लस ए टी और डी टी। बताओ ये दो स्टेप आएगी नहीं आएगी, आएगी। अब देखो वी नॉट, प्रारंभ में जो वेग था वी नॉट, बताओ वो कांस्टेंट था या नहीं था, था ना भाई, प्रारंभिक वेग तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो इसलिए वी नॉट बाहर निकल जाएगा। और क्या होगा, ए हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि एक समान त्वरण गति की समीकरण निकाल रहे हैं हम। अब टी के रेस्पेक्ट में आपको डी टी करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ और कर सकते हैं, वो ये कि इस स्टेप के आगे वाली स्टेप और लिखिए। अब देखिए ये वाली स्टेप तो आप लोग कर लेंगे, मुझे उम्मीद है आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के आप लोग कर लेंगे। अब यहाँ से करना है, ये है 0 से t वी नॉट इंटू डी टी। ठीक है, ये डी टी तो है, डी टी। ठीक है, पहली स्टेप ये प्लस। अब देखो बीच में प्लस है तो ये लिमिट इधर भी जा सकती है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये आ गया वापस से दूसरी स्टेप, 0 से t ए टी डी टी।
बताओ ये 2 आ गई। अब आपको इनको अलग अलग सॉल्व करना है और अलग अलग लिमिट लगानी है। किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है, यानी कि जो इंटीग्रेशन करना है वो हमेशा टी के रेस्पेक्ट में। वी नॉट कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया तो ये आ गया 0 से टी। अब यहाँ 1 बचा, 1 को मैं टी की पावर 0 लिख दूँ, भाई लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ए बाहर निकल गया 0 से टी और ये आ गया टी डी टी। अब यहाँ 1 नहीं है, यहाँ ऑलरेडी टी है, ठीक है। अब जब टी लगेगी तो टी आ जाएगा, करके देखना आप। अब देखिए ये तो आगे इतना और वी नॉट इसके ऑलरेडी है ये आगे, ये ए बाहर निकल गया। अब यहाँ देखिए ये यहाँ पे टी है, तो अब आपको फॉर्मूला क्या है, टी की पावर एन डी टी हो तो टी की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 फिर आता है। तो अब टी की पावर ऑलरेडी 1 है तो एन प्लस 1 यानी कि 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 में 1 जोड़ोगे तो टी स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन हट चुका है, हम सॉल्व कर रहे हैं और जितनी पावर होती है उतनी ही नीचे आती है और लिमिट लग जाती है, लगती है नहीं लगती है, बस। तो यही स्टेप है, ये देखो आ गई ना, ठीक है। और ये वी टी आप लोग ये ब्रैकेट चाहे तो हटा सकते हैं, ये कोई ऐसा मतलब नहीं है, क्योंकि देखो इस ब्रैकेट का मतलब चेंज हो गया। इसका मतलब हो गया कि वी नॉट टी के रेस्पेक्ट में कोई फंक्शन है, जबकि यहाँ पे वी नॉट इंटू टी है, ठीक है। तो आप लोग ब्रैकेट मत लगाइएगा। तो यहाँ से देखो स्टेप सारी समझ में आ गई, वी नॉट टी ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे इसने लिमिट नहीं लगाई अभी तक, अब हम लगा देंगे तो वी नॉट इंटू टी आ जाएगा प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, ये रही स्टेप। और यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे। अब लगाइए लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो यही टर्म आएगी, प्लस यहाँ लगाएंगे तो भी यही टर्म आएगी और ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसमें क्या निकालना है, सेकंड इक्वेशन। सेकंड जो इक्वेशन होती है उसमें हम क्या निकालते हैं, उसमें हम निकालते हैं विस्थापन तो निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x नॉट इधर चला गया प्लस हो गया प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बताओ ये इक्वेशन हमारी गति की सेकंड इक्वेशन है या नहीं है ना। अगर x नॉट बराबर 0 कर दो तो ये उस कंडीशन के लिए बन जाएगी जब शुरू में इसका कोई विस्थापन नहीं था, और अगर शुरू में इसका कोई विस्थापन है तो ये उसके लिए है, ठीक है। 2 इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं, एक इक्वेशन और बची है, चलिए वो भी निकाल लेते हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे, वो वापस हम निकालेंगे ए से। ए होता है dv ओवर dt, होता है ना। अब देखो अगर हम इससे सॉल्व करते हैं तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी, अभी सॉल्व किया है ना। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये dv ओवर dt है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसको इस पूरी क्वांटिटी को ऊपर और नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये कट गए तो वापस यही मिला या नहीं, यानी कि हम ऐसा काम कर सकते हैं भाई, ऊपर और नीचे हम सेम राशि से गुणा भाग कर सकते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। v होता क्या है, v होता है dx ओवर dt, होता है नहीं होता। v जो होता है वो dx ओवर dt होता है, हमें पता है। वेग जो होता है वो विस्थापन में परिवर्तन के द्वारा होता है। क्या यहाँ पे आपको कहीं dx और dt नज़र आ रहा है, हाँ आ रहा है, ये रहा dx और ये रहा dt। तो बताओ इसको क्या मैं v लिख सकती हूँ, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, गलत थोड़ी है। फिर बचा क्या, dv और dx, तो बचा क्या ये, तो बस हमें यही चाहिए था, इसीलिए हमने इसको dx से ऊपर नीचे गुणा भाग किया। अब ऐसा क्यों चाहिए था वो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमें थर्ड इक्वेशन निकालनी है। अब हमारे पास है फाइनली यहाँ से क्या मिल गया, a बराबर मिल गया v dv बटे dx। फाइनल स्टेप ये आ चुकी है, यहाँ से कुछ नहीं किया, v dx को, v और dv को तो एक जगह रख लिया है और a और dx को एक जगह। अब हमने v और dv को एक जगह क्यों रखा, क्योंकि भाई dv है तो वो v के रेस्पेक्ट में ही तो इंटीग्रेशन होगा, इसलिए v और dv को एक जगह रख लिया। a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, dx का इंटीग्रेशन तो हम करना जानते हैं ना, तो बस इसलिए हमने ऐसे काम किया। अब हमने इसकी लिमिट लगाई, बताइए आपका जो वेग है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, v नॉट से v, इसलिए लिमिट लग गई v नॉट से v, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सिमिलरली इधर अब बताइए x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, x नॉट से x तक, a तो बाहर निकल जाएगा, निकलेगा। v dv का जब आप करोगे इंटीग्रेशन तो ये आएगा v स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लग जाएगी, a का कुछ नहीं होगा, dx 1 जो है उसको हो गया x और ये आ गया x नॉट से x। आप लोग चाहे तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी बन जाता है, ये कि 1 dx हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है x, और जो भी लिमिट होती है जैसे x नॉट से x जा रहा है
तो एक्स नॉट से एक्स। भाई आप लोग, क्योंकि बहुत जगह काम में आता है dx का इंटीग्रेशन, सिंपली dx की बात है ये, ठीक है। बाकी तो वो फिर फॉर्मूला है, और ये भी उसी फॉर्मूले से निकला है। लेकिन हम लोग याद रख ले कि भाई बार बार फॉर्मूला कौन दिमाग में लगाएगा, तो हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें याद भी रख लेते हैं। और आप लोग जब प्रैक्टिस करते रहोगे ना, बहुत बार आएगी ये सब चीज़ें, तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। रटने वाली कोई चीज़ यहाँ होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये आ गया और ये भी आ गया, बस लिमिट लगा दीजिए। लगा दिया, हाफ एज इट इज़, ये हाफ एज इट इज़ है, v की जगह v² माइनस v0² अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आ गई पहली स्टेप इधर की। इधर वाली भी ऐसे ही आएगी, देखो a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये आगे a इंटू ये x है, ये थोड़ी है x है, ठीक है। सही कर लीजिएगा, क्योंकि लिमिट हमारी x और x नॉट है, जो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। पहले x बराबर रखेंगे x माइनस, फिर रखेंगे x बराबर x नॉट, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग सही कर लीजिएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कर लीजिए इसको सॉल्व, तो ये आएगा v² बराबर, इस 2 को इधर ले जाइए। यहाँ से आप चाहे तो एक स्टेप और लिख सकते हैं। ये आ गया v² माइनस v0², 2 को मैं उधर ले गई तो 2ax माइनस एक्स नॉट। हमें तो चाहिए v², क्योंकि थर्ड इक्वेशन यही है, तो इसको इधर ले गए। तो ये आ गया v² बराबर v0² प्लस 2ax माइनस एक्स नॉट। और ये है हमारी गति की तीसरी समीकरण। बताओ है या नहीं, है ना। तो हमने डिफरेंशिएशन मेथड के थ्रू गति की फर्स्ट, गति की सेकंड और गति की थर्ड इक्वेशन निकाल ली है। और अगर आप इन तीनों इक्वेशन में एक्स नॉट बराबर 0 पुट कर दो, अगर हम मान के चल ले कि शुरुआत में वस्तु का कोई विस्थापन नहीं था, ठीक है, वो 0 पर थी, तो उस कंडीशन में आपको वो 3 इक्वेशन मिल जाएगी, जो हम नॉर्मली हम वही याद रखते हैं। करेक्ट है ना, v बराबर u प्लस at, u की जगह यहाँ v0 है, s बराबर ut प्लस हाफ at², v² बराबर u² प्लस 2as, s मतलब x और u मतलब v0, ओके। तो ये हमारी गति की समीकरण आ गई। तो अवकल, अब देखो ये जो आपका डिफरेंशिएशन जो मेथड है ना, उसकी एक खासियत है। वो क्या खासियत है कि इस विधि के द्वारा आप लोग असमान त्वरण, अभी तो हमने सब जगह त्वरण को कांस्टेंट रखा है ना, लेकिन अगर हमारा त्वरण कांस्टेंट नहीं हो तो उस कंडीशन के लिए भी हम लोग डिफरेंशिएशन मेथड के द्वारा गति की समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। इसकी ये खासियत है। जबकि जो हमारा लास्ट वीडियो वाला जो मेथड है ना, उसमें हम ये काम नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट त्वरण के लिए ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि असमान त्वरण के लिए भी गति की समीकरण को अवकलन विधि के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। भाई वहाँ होगा क्या, अभी अभी हम ए को कांस्टेंट मान के बाहर निकाल रहे हैं, वहाँ हमें ए को कांस्टेंट नहीं मानना पड़ेगा। ए को क्या रखेंगे हम, इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, फिर एक फॉर्मूला बनेगा कि जब 2 राशियाँ हो, ठीक है, और वो इंटीग्रेशन में आ जाए तब क्या होता है, वो एक अलग फॉर्मूला होता है। वहाँ उस फॉर्मूले को लगाएंगे, ए की लिमिट लगा देंगे और आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, उसने सिर्फ बताया है, ठीक है। तो ये हो गई गति की समीकरण। अब देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने डिफरेंशिएशन मेथड के द्वारा ये तीनों इक्वेशन प्राप्त करी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये 3 इक्वेशंस प्राप्त करी है ना, हम इनकी एप्लीकेशन करेंगे, यानी कि इनके अनुप्रयोग करेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कि इनका अनुप्रयोग करके हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।